नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति की समझ सीरीज के इस नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि हमारी संस्कृति, समाज और राजनीति को भी गहराई से प्रभावित करता है। और वो है कृषि और विविधता में एकता। भारत जैसे विशाल देश में जहां जलवायु, मिट्टी और संसाधनों में इतनी विविधता है, वहां कृषि भी अनेक रूपों में पाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये विविधता हमारी राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूती देती है? किसान, चाहे पंजाब के हों या तमिलनाडु के, वे अलग अलग फसलें उगाते हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां और संघर्ष एक समान होते हैं। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं कि किस प्रकार भारत की कृषि प्रणाली हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकता को सशक्त बनाती है। विविधता में एकता। विविधता में एकता पर आधारित अध्याय कक्षा 6 के एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अध्याय भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के बावजूद एकता की आवश्यकता और महत्व को समझाने की कोशिश करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता को बड़े गर्व के साथ अपनाया गया है, और ये हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विविधता में एकता अध्याय का सारांश। भारत की विविधता को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर कई धर्म, जातियां, भाषाएं, परंपराएं और सांस्कृतिक धारा मौजूद है। बावजूद इसके, भारत में इन सभी विभिन्नताओं के बीच एकता और अखंडता बनी हुई है। ये अध्याय इस विचार पर आधारित है कि विविधता में एकता ही हमारे देश को मजबूत बनाती है। 1. भारत में विविधता। भारत में विविधता कई रूपों में है। धार्मिक विविधता। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और अन्य कई धर्मों के लोग रहते हैं। भाषाई विविधता। यहाँ 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और सैकड़ों क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, पंजाबी, उर्दू आदि प्रमुख भाषाएं हैं। सांस्कृतिक विविधता। भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग सांस्कृतिक प्रथाएं, रीति रिवाज, पोशाक, खाना और संगीत है। हर राज्य की अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर है। जातीय और क्षेत्रीय विविधता। भारत में विभिन्न जातियां और क्षेत्रीय समूह हैं, जिनकी अलग अलग पहचान, परंपराएं और जीवन शैली होती है। 2. विविधता के बावजूद एकता। भारत में इतनी सारी विविधताओं के बावजूद एकता का तत्व कभी कमजोर नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि विविधता हमारे समाज की ताकत है और इसके माध्यम से हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। संविधान की भूमिका। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाया और इनका पालन करना सुनिश्चित किया। भारतीय संविधान ने समाज में विभिन्न समूहों के अधिकारों की रक्षा की है और इस प्रकार एकता और समरसता की भावना को बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक मेलजोल। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का मिलाजुला रूप देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप, दिवाली और ईद जैसी पर्व और त्योहारों को विभिन्न धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं, जो ये दर्शाता है कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता एकता में बदल सकती है। 3. भारत की एकता में विविधता। भारत में प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय हैं। ये विविधता भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उदाहरण स्वरूप, समान राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र सभी भारतीयों के लिए समान है, जो राष्ट्रीय एकता को प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय पहचान। भारत में अनेकता के बावजूद एकता का एहसास राष्ट्रीय पहचान में दिखाई देता है। यहाँ सभी लोग भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हों। 4. विविधता का सम्मान और सहनशीलता। भारत में विविधता का सम्मान करना
और सहनशीलता की भावना बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास और सौहार्द बनाए रखने के लिए सहनशीलता को बढ़ावा दिया जाता है। ये भारत की ताकत है कि हम अपनी विविधताओं का सम्मान करते हुए एकजुट रहते हैं। 5. विविधता में एकता के उदाहरण। भारत के इतिहास और समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि विविधता में एकता कैसे संभव है। भारत की आजादी की लड़ाई। स्वतंत्रता संग्राम में भारत के विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और जातियों के लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी विविधताओं को एक तरफ रखकर एक संयुक्त प्रयास किया। राष्ट्रीय उत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर पूरे देश में एकता और अखंडता का प्रतीक बनने वाले कार्यक्रम होते हैं। इन अवसरों पर देश भर के लोग एकजुट होकर अपने देश की स्वतंत्रता और प्रगति का जश्न मनाते हैं। 6. विविधता का समाज पर प्रभाव। विविधता समाज में समृद्धि, विकास और नवाचार का कारण बनती है। हर क्षेत्र, धर्म और जाति के लोग अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते हैं, जिससे समाज में समृद्धि और विकास होता है। इसके अलावा ये समाज में संघर्षों को भी दूर करता है और एक दूसरे के प्रति समझदारी और सहनशीलता का माहौल बनाता है। 7. समाज में एकता का महत्व। सामाजिक एकता। समाज में सभी वर्गों के बीच एकता और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। एकता के माध्यम से समाज में शांति, सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा। जब सभी भारतीय एकजुट रहते हैं तो देश की सुरक्षा भी मजबूत होती है। एकता और अखंडता देश के समग्र विकास के लिए जरूरी है। 8. चुनौतियां। हालांकि विविधता में एकता बनाए रखना आसान नहीं है। समाज में कभी कभी भेदभाव, असहमति और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम इन समस्याओं को समझें और सहनशीलता और समानता की भावना को बढ़ावा दें। निष्कर्ष। विविधता में एकता का संदेश ये है कि एकता केवल समानता में नहीं, बल्कि विभिन्नताओं में भी होती है। भारत एक विविधतापूर्ण समाज है, लेकिन यही विविधता हमारे समाज की ताकत है। यदि हम अपने आपसी भेदभाव को छोड़कर एकजुट रहते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। भारत की महानता यही है कि यहाँ विभिन्नताओं के बावजूद हम सब एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहते हैं। कृषि और उसका महत्व। कृषि और उसका महत्व पर आधारित अध्याय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि न केवल एक आर्थिक गतिविधि है, बल्कि ये लाखों लोगों के जीवन और उनके अस्तित्व का मुख्य आधार भी है। ये अध्याय इस बात को समझाता है कि कृषि किस तरह समाज और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है और इसके विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावी रूप से समझा जा सकता है। कृषि और उसका महत्व अध्याय का सारांश। भारत में कृषि केवल एक पेशा नहीं, बल्कि ये जीवन की नींव है। भारतीय समाज में कृषि का महत्व ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक है। ये न केवल ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। 1. कृषि की भूमिका। भारत में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश की बड़ी संख्या में आबादी सीधे या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। कृषि न केवल भोजन का स्रोत है, बल्कि ये किसानों और अन्य कृषि कार्यों से जुड़े लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली फसलें देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। 2. भारत में कृषि की स्थिति। भारत में कृषि का क्षेत्र बहुत विशाल है और ये देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनता है। भारतीय कृषि को मुख्य रूप से रबी, सर्दी और खरीफ, गर्मी की फसलों में बांटा जाता है। प्रमुख कृषि उत्पादों में चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दालें, तिलहन और विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां शामिल हैं। 3. कृषि के प्रकार।
कृषि को विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। सिंचित कृषि, ये वो कृषि है जिसमें पर्याप्त पानी की आपूर्ति होती है, जैसे कि नहरों, जलाशयों या बोरवेलों से सिंचाई की जाती है। बिना सिंचाई वाली कृषि, आदिवासी या वर्षा आधारित कृषि, इसमें बारिश पर निर्भरता होती है और इसमें अधिक जोखिम होता है, क्योंकि अगर वर्षा कम होती है तो फसलें प्रभावित होती है। व्यावसायिक कृषि, ये कृषि उन किसानों द्वारा की जाती है जो अपनी फसलें बाजार में बेचते हैं और मुनाफा कमाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। पारिवारिक कृषि, इसमें किसानों का परिवार अपनी खेती करता है और मुख्य उद्देश्य परिवार की जरूरतों को पूरा करना होता है। 4. कृषि का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। कृषि भारतीय समाज का आधार है और गांवों की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। यहाँ के लोग खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा कृषि भारत की संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। कई भारतीय त्योहारों और रीति रिवाजों का सीधा संबंध कृषि से होता है, जैसे मकर संक्रांति। ये त्योहार किसानों के लिए होता है जब वे अपनी फसलें कटाई के लिए तैयार करते हैं। नवरात्रि या दशहरा, ये भी कृषि के चक्र से जुड़े होते हैं। 5. कृषि का आर्थिक महत्व। कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। रोजगार, भारतीय कृषि में अधिकांश कार्यबल काम करता है। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की एक बड़ी संख्या काम करती है और यह देश में बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है। राष्ट्रीय आय में योगदान। कृषि देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीडीपी) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये व्यापारिक गतिविधियों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। व्यापार और निर्यात। कई कृषि उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले, गन्ना और बासमती चावल अन्य देशों में निर्यात होते हैं और इससे भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है। 6. कृषि और खाद्य सुरक्षा। कृषि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनसे लोगों को भोजन मिलता है। चावल, गेहूं, दालें, फल, सब्जियां और अन्य खाद्य सामग्री मुख्य रूप से कृषि से प्राप्त होती है। ये खाद्य पदार्थ न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी निर्यात किए जाते हैं। 7. कृषि की चुनौतियां। भारत में कृषि के सामने कई चुनौतियां आती हैं। जलवायु परिवर्तन, किसानों को मौसम के उतार चढ़ाव, सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनकी फसलों को प्रभावित कर सकते हैं। अत्यधिक निर्भरता मानसून पर। बहुत से क्षेत्रों में कृषि की सफलता मानसून पर निर्भर करती है। अगर वर्षा नहीं होती है तो फसलें प्रभावित हो जाती है। उपज का गिरना। कृषि उत्पादों की उपज लगातार बढ़ने की बजाय घट सकती है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। संसाधनों की कमी। उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण और सिंचाई के साधनों की कमी से कृषि कार्य में कठिनाइयां आती है। 8. कृषि में सुधार के उपाय। भारत में कृषि के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है ताकि किसानों को बेहतर जीवन यापन मिल सके। नई तकनीकी अपनाना। किसानों को उन्नत तकनीकों और आधुनिक उपकरणों के उपयोग से लाभ मिल सकता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, उन्नत बीजों का उपयोग और आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। मांग आधारित खेती। किसानों को अपनी फसलें बाजार की मांग के अनुसार उगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ताकि वे अधिक लाभ कमा सकें। प्रशिक्षण और शिक्षा। किसानों को कृषि के नए तरीकों, सिंचाई, उर्वरक और कीट नियंत्रण के बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए। सरकारी सहायता। सरकार द्वारा किसानों को ऋण, बीमा और सब्सिडी जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपने कृषि कार्य को बेहतर बना सकें। 9. कृषि और पर्यावरण। कृषि का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उचित तरीके से कृषि की जाती है तो ये प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा कर सकती है, लेकिन अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जल स्रोतों का अधिक उपयोग भी जल संकट का कारण बन सकता है। 10. कृषि का भविष्य। भविष्य में कृषि के लिए नई योजनाएं,
तकनीकी विकास और बेहतर कृषि प्रबंधन की आवश्यकता है। सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। इसके अलावा सरकार को किसानों के लिए बेहतर नीतियां लागू करनी चाहिए ताकि वे तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुधार कर सकें। निष्कर्ष: कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये समाज के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये न केवल खाद्य उत्पादन का मुख्य स्रोत है, बल्कि समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को भी बनाए रखता है। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए सुधार और नवाचार की आवश्यकता है। सही उपायों के साथ कृषि क्षेत्र भारत की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और इसके जरिए लाखों किसानों का जीवन स्तर ऊंचा किया जा सकता है। बच्चों के अधिकार। बच्चों के अधिकार पर आधारित अध्याय बच्चों की भलाई और उनके विकास के लिए बनाए गए कानूनी और सामाजिक सुरक्षा उपायों को समझाता है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के जीवन को सुरक्षित, खुशहाल और स्वस्थ बनाना समाज की जिम्मेदारी है। बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों के अधिकारों को समझना और उन्हें लागू करना बेहद जरूरी है। बच्चों के अधिकार अध्याय का सारांश। 1. बच्चों के अधिकार। बच्चों के अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो बच्चों को उनके जन्म से लेकर एक निश्चित उम्र तक, अधिकतर 18 वर्ष तक, सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए मिलते हैं। ये अधिकार बच्चे की भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और सामाजिक सहभागिता से संबंधित होते हैं। दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कानूनी उपाय किए गए हैं। 2. बच्चों के अधिकारों का वैश्विक संरक्षण। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण वैश्विक स्तर पर किया गया है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन अंकक 1989 में बच्चों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें बच्चों के सभी अधिकारों को दर्ज किया गया है। इसके तहत 54 अनुच्छेद है जो बच्चों के विभिन्न अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि जीने का अधिकार। बच्चों को जीवन जीने का अधिकार होता है और यह सुनिश्चित करना समाज और राज्य का कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार। बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार के लिए भारत में आरटी, राइट टू एजुकेशन कानून लागू है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। स्वास्थ्य का अधिकार। बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करनी चाहिए जिसमें उचित इलाज, टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता का ध्यान रखना शामिल है। सुरक्षा का अधिकार। बच्चों को किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण और उपेक्षा से सुरक्षित रहना चाहिए। 3. बच्चों के अधिकारों का भारतीय संदर्भ। भारत में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण भारतीय संविधान, राष्ट्रीय नीतियों और विभिन्न कानूनों के माध्यम से किया जाता है। भारत में बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनी उपाय किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जो बच्चों पर भी लागू होता है। बाल श्रम निषेध, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट बच्चों को काम करने से रोकने के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं ताकि वे बचपन का आनंद ले सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ये आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करता है। ये आयोग बच्चों के अधिकारों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करता है। बचपन से संबंधित योजनाएं और नीतियां। भारत में राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना, नेशनल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम और मिड डे मील योजना जैसे कार्यक्रम बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 4. बच्चों के अधिकारों में प्रमुख अधिकार।
बच्चों के अधिकारों में कई प्रमुख अधिकार शामिल होते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये अधिकार आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सुनिश्चित किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार। बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं मिलनी चाहिए। इसमें सही पोषण, उपचार और टीकाकरण की सेवाएं शामिल हैं। सुरक्षा का अधिकार। बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण से बचाने का अधिकार है। इसके लिए सरकारी योजनाएं और कानून बनाए गए हैं। खिलने का और मनोरंजन का अधिकार। बच्चों को खेलने, सीखने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अधिकार है। पारिवारिक देखभाल का अधिकार। बच्चों को माता पिता की देखभाल में रहकर परवरिश प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानने का भी अधिकार है। शोषण से सुरक्षा का अधिकार। बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण, यौन उत्पीड़न या काम करने के लिए मजबूर करने से बचाने का अधिकार है। 5. भारत में बच्चों के अधिकारों की स्थिति। भारत में बच्चों के अधिकारों की स्थिति में कई सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। बाल श्रम। भारत में कई बच्चों को शोषण और बाल श्रम का शिकार होना पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में। इसके लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, लेकिन यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो पाई है। शिक्षा में कमी। कई बच्चों को सही शिक्षा प्राप्त नहीं होती, खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में। कुपोषण। भारत में बच्चों में कुपोषण की समस्या भी बहुत बड़ी है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। 6. बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है? बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें कई कदम उठाने की आवश्यकता है। सामाजिक जागरूकता। समाज को बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि लोग बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने से बचें। शिक्षा का प्रसार। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। इसके लिए स्कूलों में दाखिले को बढ़ावा देना और विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना जरूरी है। बाल श्रम की रोकथाम। बच्चों को श्रमिकों के रूप में काम करने से रोकने के लिए कठोर कानूनी उपायों की आवश्यकता है। इसके साथ साथ सरकार को बच्चों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर और प्रोत्साहन देने होंगे। कुपोषण की समस्या का समाधान। बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए सरकारी योजनाओं को लागू करना और पोषण के लिए जागरूकता फैलाना आवश्यक है। 7. बच्चों के अधिकारों से संबंधित मुद्दे। कभी कभी बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इसके प्रमुख कारणों में गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानताएं शामिल हैं। बच्चों को काम पर भेजना, उनका शोषण करना और उन्हें शिक्षा से वंचित रखना इन अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक सशक्त कानून और सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है। निष्कर्ष। बच्चों के अधिकार किसी भी समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। बच्चों को सुरक्षित, खुशहाल और गुणवत्तापूर्ण जीवन देने के लिए यह जरूरी है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के समान अवसर मिले, ताकि वे समाज में एक बेहतर भूमिका निभा सकें। बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए और समाज, सरकार और परिवार को मिलकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। समानता। समानता की अवधारणा जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। ये समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों, अवसरों और सम्मान के समान होने की बात करता है। समानता न केवल न्याय, बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव होती है। इस अध्याय में समानता के विभिन्न पहलुओं और इसकी महत्वता पर चर्चा की गई है। 1. समानता की परिभाषा। समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्राप्त हो। ये अवधारणा समाज के हर वर्ग, जाति, धर्म, लिंग और अन्य भेदभावों से मुक्त होने का संकेत देती है। समानता का मतलब सिर्फ एक जैसी स्थिति नहीं है,
बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों को अपने अवसरों को हासिल करने के लिए समान अवसर मिले। 2. समानता का भारतीय संदर्भ। भारत में समानता का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को एक समान दर्जा और अवसर प्रदान करता है, चाहे उनका जाति, धर्म, लिंग या भाषा कुछ भी हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 3. समानता और सामाजिक न्याय। समानता का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। ये उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है जो ये मानती है कि सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए और जो पहले से वंचित रहे हैं उन्हें विशेष अवसरों की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय की स्थापना का उद्देश्य ये है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और संसाधन मिले ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें। 4. समानता की दिशा में संघर्ष। भारत में समानता के लिए कई संघर्ष हुए हैं, विशेष रूप से जातिवाद और लिंग भेदभाव के खिलाफ। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने अछूतों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। गांधी जी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल करके अछूतों के लिए समानता की बात की, जबकि अंबेडकर ने भारतीय समाज में जातिवाद को खत्म करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों को शामिल करवाया। 5. महिलाओं की समानता के संघर्ष। महिलाओं के लिए समानता की ओर कदम बढ़ाने के कई आंदोलन हुए हैं। भारतीय समाज में महिलाओं को लंबे समय तक पुरुषों से कमतर माना गया था। महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, कामकाजी स्थानों पर समान अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ा। समय समय पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और नारीवादी आंदोलनों के माध्यम से महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आज भी महिलाओं की समानता के लिए कई कानूनी और सामाजिक प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर महिलाओं को समानता प्राप्त नहीं है। 6. समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान ने समानता के अधिकार को विशेष महत्व दिया है। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक विभिन्न पहलुओं में बंटा हुआ है। अनुच्छेद 14, ये अनुच्छेद हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15, ये अनुच्छेद जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 16, ये सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है। अनुच्छेद 17, ये अछूतों, अस्पृश्यता के खिलाफ कड़ा कानून है और अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात करता है। अनुच्छेद 18, ये पद्म या किसी अन्य उच्च सम्मान के लिए भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। 7. समानता और सामाजिक भेदभाव। समानता के सिद्धांत के बावजूद भारतीय समाज में अभी भी जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक विषमताएं व्याप्त है। जातिवाद का प्रभाव आज भी समाज में मौजूद है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। आर्थिक भेदभाव के कारण समाज में अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई है, जो समान अवसरों की प्राप्ति में रुकावट डालती है। इसके साथ ही लिंग भेदभाव और आधिकारिक भेदभाव भी कई क्षेत्रों में समानता के रास्ते में बाधक बने हुए हैं। 8. समानता की प्राप्ति के प्रयास। समानता की प्राप्ति के लिए सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। आरक्षण, रिजर्वेशन, ये एक प्रणाली है जो जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा और रोजगार में विशेष अवसर प्रदान करती है। सामाजिक जागरूकता, समानता की दिशा में सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कानूनी प्रावधान, कानून के माध्यम से भेदभाव को रोकने के प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि महिला अधिकार अधिनियम, बाल अधिकार अधिनियम आदि। 9. समानता का महत्व। समानता का महत्व बहुत व्यापक है। ये न केवल समाज में न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि ये एक स्वस्थ
और समृद्ध समाज की दिशा में भी मदद करता है। जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलता है तो वे अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकते हैं, जिससे समाज में समृद्धि और शांति का माहौल बनता है। इसके अलावा समानता से सामाजिक संबंधों में सामंजस्य और सहयोग की भावना भी बढ़ती है। निष्कर्ष: समानता केवल एक कानूनी या संवैधानिक विषय नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक मूल्य है जो समाज की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान ने समानता के अधिकार को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद सामाजिक भेदभाव की समस्याएं बनी हुई हैं। समानता की दिशा में और भी कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिले। ये तभी संभव है जब समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हों। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का महत्व। स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है और ये समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की बात करते हैं तो उस प्रक्रिया में स्वास्थ्य का विशेष स्थान है। स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र की प्रगति के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसलिए सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अहम और अपरिहार्य भूमिका निभाना आवश्यक है। सरकार की भूमिका केवल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें नीति निर्माण, संसाधनों का वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन और स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना शामिल है। 1. स्वास्थ्य नीति और योजना बनाना। सरकार की भूमिका की शुरुआत होती है स्वास्थ्य नीति और योजना बनाने से। सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और नीतियों का निर्माण करती है। इन नीतियों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को उचित और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिले। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं, जो सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। 2. स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। इसके अंतर्गत सरकार अस्पतालों, क्लिनिकों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन और संचालन करती है। भारत में सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PHC, विधानसभा अस्पताल और राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सस्ती और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। 3. स्वास्थ्य अनुसंधान और शिक्षा। सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करती है, जिससे नए उपचार विधियों, दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सरकारी संस्थाएं जैसे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR अनुसंधान करती है और चिकित्सा के नए तरीकों और दवाओं पर काम करती है। इसके अलावा सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देती है ताकि लोग स्वच्छता, रोग नियंत्रण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक हो सकें। 4. स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और उन्नयन। स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छा नेटवर्क बनाए रखने के लिए सरकार स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इसमें अस्पतालों का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, सड़कों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन शामिल है। इसके अलावा सरकार चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और स्वास्थ्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। 5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और रोग नियंत्रण। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए विभिन्न उपाय करती है, जैसे रोग नियंत्रण, टीकाकरण अभियान और स्वच्छता अभियान। उदाहरण के तौर पर स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया और कोविड-19 जैसी महामारियों के दौरान सरकार ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कदम उठाए। वैक्सीनेशन और स्वच्छता कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ने स्वास्थ्य संकटों से बचने के उपाय किए हैं। 6. स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा। सरकार स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं, उनके निवारण
और इलाज के बारे में जागरूक करती है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई के बारे में जागरूकता फैलाना, तंबाकू विरोधी अभियान और HIV एड्स जागरूकता। इसके अलावा सरकार स्वास्थ्य शिक्षा का हिस्सा बनकर लोगों को जीवन शैली में सुधार लाने के लिए प्रेरित करती है। गर्भनिरोधक उपाय, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में भी जागरूकता फैलाने का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। 7. स्वास्थ्य के लिए बजट और वित्तीय सहायता। सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट आवंटित किया जाता है, जिससे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय हर वर्ष अपने बजट में स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित करता है। इसके अलावा सरकार गरीब और वंचित वर्गों को सस्ती और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। 8. निजी क्षेत्र का सहयोग। सरकार अपनी स्वास्थ्य नीति को लागू करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से भी कार्य करती है। प्राइवेट अस्पतालों, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और निजी चिकित्सा कंपनियों के साथ साझेदारी करके सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार करती है। आयुष्मान भारत योजना जैसे कार्यक्रमों में सरकारी और निजी अस्पतालों का समन्वय होता है। 9. स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सुरक्षा। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए सरकार स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का संचालन करती है। उदाहरण राज्य सरकार कैसे काम करती है? राज्य सरकार का कार्य संचालन और प्रबंधन एक राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी संरचना के तहत किया जाता है। भारत में प्रत्येक राज्य की अपनी राज्य सरकार होती है, जो राज्य के भीतर कानून, आदेश और विकास से संबंधित कार्यों को संचालित करती है। राज्य सरकार का कार्य केंद्र सरकार से अलग होता है, लेकिन ये केंद्रीय संविधान के तहत काम करती है। राज्य सरकार के कामकाज का ढांचा, संगठन और कार्य प्रक्रियाएं भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है। 1. राज्य सरकार की संरचना। राज्य सरकार 3 प्रमुख अंगों में बांटी जाती है। विधायिका, लेजिस्लेचर, ये राज्य की विधानसभा, स्टेट असेंबली, और विधान परिषद, स्टेट काउंसिल से मिलकर बनती है। विधानसभा लोकसभा के समान निर्वाचित होती है और विधान परिषद उच्च सदन के रूप में कार्य करती है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्यपाल शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है और उसे विभिन्न मंत्रालयों का कार्य सौंपा जाता है। न्यायपालिका, जुडिशरी, राज्य के न्यायिक अंग का कार्य न्याय प्रदान करना और संविधान और कानूनों के तहत न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होता है, जो राज्य में न्यायिक मामलों की सुनवाई करता है। 2. विधायिका, लेजिस्लेचर। राज्य की विधायिका राज्य के कानूनों का निर्माण और सुधार करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त है कि वो राज्य के भीतर कानून बनाए। राज्य विधानमंडल में 2 प्रमुख अंग होते हैं। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये राज्य के नागरिकों द्वारा सीधे चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। ये सबसे प्रभावी और निर्णय लेने वाली संस्था है। विधान परिषद, लेजिस्लरी काउंसिल, ये एक द्व चेंबर्स है, जिसमें सदस्य चुनाव द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। ये केवल विधान सभा के प्रस्तावों की समीक्षा और संशोधन करता है। विधान सभा का कार्य होता है विधेयक, बिल पेश करना और उन पर चर्चा करना, सरकारी योजनाओं और नीतियों की समीक्षा करना, राज्य सरकार से प्रश्न पूछना और जवाब लेना। 3. कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल आते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और राज्य सरकार के कार्यों को नियंत्रित करता है। राज्यपाल का काम राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों की मंजूरी देना, राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी करना और केंद्र सरकार से तालमेल रखना है। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर,
मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। वो राज्य की नीति निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाता है और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री को राज्य के मंत्रियों का चयन करने, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य होते हैं जो विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि आदि। मंत्रिमंडल राज्य सरकार के कार्यों को लागू करने में सहायता करता है। 4. न्यायपालिका, जुडिशरी, राज्य सरकार की न्यायिक शाखा का कार्य है। राज्य में सभी कानूनी मामलों को सुलझाना, राज्य की निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी न्यायिक कार्यों का संचालन करना, राज्य सरकार द्वारा पारित कानूनों का न्यायिक परीक्षण करना और ये सुनिश्चित करना कि वे संविधान के अनुरूप है या नहीं, राज्य स्तर पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सुनिश्चित करना कि सरकार के कार्य संविधान और न्याय के अनुरूप हो। 5. राज्य सरकार के कार्य। राज्य सरकार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। आय, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। राज्य सरकार का प्रमुख कार्य राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। इसमें अपराधों को रोकने, अपराधियों को सजा देने और कानूनों का पालन सुनिश्चित करने का काम शामिल है। राज्य सरकार पुलिस बल का संचालन करती है और स्थानीय स्तर पर अपराधों पर निगरानी रखती है। 2. शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए योजनाएं बनाती है और सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन करती है, जैसे स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, मूलभूत शिक्षा सुनिश्चित करना आदि। 3. विकास कार्य, डेवलपमेंटल वर्क। राज्य सरकार राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाती है। इसमें सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, ग्रामीण विकास, ऊर्जा परियोजनाएं और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है। राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और सरकारी योजनाएं गरीब और वंचित वर्गों को लाभ प्रदान करती है। 4. कृषि और ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाती है। इसमें किसान ऋण, बीज वितरण, सिंचाई योजनाएं और कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार बनाने जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। ग्रामीण विकास में सड़कें, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। सार्वजनिक सेवाएं और अवसंरचना, पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। राज्य सरकार सार्वजनिक सेवाएं जैसे परिवहन, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। इसके अलावा राज्य सरकार विभिन्न विकास योजनाओं के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है। 6. राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और सहयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि कई योजनाएं और कार्यक्रम दोनों स्तरों द्वारा लागू किए जाते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और राज्यों से अपेक्षाएं होती है कि वे राष्ट्रीय योजनाओं और नीतियों को लागू करें। इसके अलावा राज्य सरकारें केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि। निष्कर्ष: राज्य सरकार भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये राज्य के नागरिकों के लिए प्रशासन, विकास और सेवाएं सुनिश्चित करती है। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली संविधान और कानूनों के अनुरूप होती है और ये प्रत्येक राज्य के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाती है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य के हर नागरिक को न्याय, अवसर और सेवाएं प्रदान करे ताकि समाज में समानता और समृद्धि का विकास हो सके।
अंत में हम विविधता में एकता, कृषि और उसका महत्व, बच्चों के अधिकार, समानता, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका एवं राज्य सरकार का कार्यप्रणाली। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है, जहां विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म, परंपराएं और भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इस विविधता के बावजूद भारत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता में एकता है। ये एकता न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि कृषि, बच्चों के अधिकार, समानता, स्वास्थ्य और राज्य सरकार की भूमिका के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आलेख इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है। विविधता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अधिकार प्रदान करता है। विविधता के कारण। भौगोलिक विविधता, हिमालय, रेगिस्तान, समुद्री तट और मैदानी क्षेत्र सभी भारत में मौजूद है। धार्मिक विविधता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्म भारत में प्रचलित है। भाषाई विविधता। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं और 1600 से अधिक अन्य भाषाएं और बोलियां हैं। सांस्कृतिक विविधता। विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जैसे पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, बंगाल में दुर्गा पूजा। एकता के कारण। संविधान और कानून। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। राष्ट्रवाद की भावना। विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग भारतीयता की भावना से जुड़े हैं। अर्थव्यवस्था और व्यापार। एकीकृत आर्थिक ढांचा विविधताओं के बावजूद एकता बनाए रखता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत में लोकतंत्र सभी को समान अवसर प्रदान करता है। कृषि और उसका महत्व। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, जिससे 60% से अधिक जनसंख्या जुड़ी हुई है। भारत में कृषि की विविधता यहाँ की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भारत में कृषि की विशेषताएं। विभिन्न प्रकार की फसलें, रबी, खरीफ और जायद फसलें। हरित क्रांति। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग। जैविक खेती। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना खेती। सिंचाई प्रणाली। नहरें, कुएं, ट्यूबवेल और तालाबों का उपयोग। कृषि का महत्व। आर्थिक योगदान। कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। रोजगार का स्रोत। ग्रामीण भारत में कृषि आजीविका का मुख्य साधन है। खाद्य सुरक्षा। कृषि देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। औद्योगिक विकास। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। बच्चों के अधिकार। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों को कई अधिकार प्रदान किए गए हैं। मुख्य अधिकार। जीवन का अधिकार। बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। स्वास्थ्य का अधिकार। पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराना अपराध है। बाल विवाह निषेध। बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित किया गया है। समानता और सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। समानता का अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के प्रमुख पहलू। संवैधानिक समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार प्रदान करता है। लैंगिक समानता। महिलाओं को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण योजनाएं। शैक्षिक समानता। सभी वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका।
सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कई योजनाएं और नीतियां चलाती है। स्वास्थ्य सेवाएं। आयुष्मान भारत योजना, गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान, बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए। मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए विशेष योजनाएं। पोलियो उन्मूलन अभियान, पोलियो मुक्त भारत के लिए चलाया गया अभियान। राज्य सरकार कैसे काम करती है? राज्य सरकारें भारतीय संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है, जो प्रशासन, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि कार्यों को संचालित करती है। राज्य सरकार की संरचना। कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी। विधायिका, राज्य विधानसभा, जो कानून बनाती है। न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। राज्य सरकार के कार्य: कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस और प्रशासन की देखरेख। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। सड़कें, बिजली और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। निष्कर्ष: भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता में एकता है। कृषि, बच्चों के अधिकार, समानता, स्वास्थ्य और राज्य सरकार सभी मिलकर इस एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार की नीतियां और योजनाएं इन सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। यदि सभी लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और सरकार की योजनाओं का सही तरीके से लाभ उठाएं, तो एक सशक्त और विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि विविधता में एकता, कृषि और उसका महत्व, बच्चों के अधिकार, समानता, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका एवं राज्य सरकार का कार्यप्रणाली की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए और एक आदर्श प्रतिनिधि किन गुणों से परिभाषित होता है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स की सूचना सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोचक और परीक्षा उपयोगी विषय के साथ। धन्यवाद।